वाह वाह, बताइए बताइए, मैं आपकी क्या बस सेवा मैंने कर कहा सकता हूँ। दशहरे की राम राम कर लूं। दशहरे की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको भी। जी। और और सपरिवार आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जी जी, आपको भी हमारी तरफ से भी। जी जी आदरणीय भाई साहब, मेरा नाम अनुपम गुप्ता है और मैं खजुराहो निवास है मेरा। हाँ, और विश्व हिंदू परिषद में प्रांत प्रचार प्रसार प्रमुख, ऐसा मेरा दायित्व है। एक चीज मैं आपको बताऊं, जी आदरणीय। आपको क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि आपका जो ये है, ये आपको धोखा दे रहा है बेसिकली। कैसा भाई साहब? जैसे एज्यूम करिए कि आप में से बहुत सारे लोग हैं, जी आप लोगों ने अपना परिवार नहीं बसाया है और जी अपने आप को देश के लिए समर्पित कर दिया है कि नहीं कर दिया है। बिल्कुल। आपको क्या मिला? अब मिलने के लिए तो भाई साहब कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ समाज के लिए नहीं ही नहीं किया नहीं है कि नहीं हिंदू समाज नहीं, हमारा देखो देखो बलशाली बने, चूंकि हमेशा से उस पर अत्याचार हुआ है, देखो हमेशा से उसके साथ अन्याय हुआ है, तो वो नहीं, अन्याय ताकतवर बने। अन्याय कैसे किया गया है, आपको ये समझ है अन्याय क्या? नहीं नहीं, मैं जी उसको समझाता जी हूँ कैसे जी हुआ जी है। आदानी, जी आदानी, जी आदानी, आप मुझे मौका देंगे तो मैं 1 मिनट में समझा दूंगा कि अन्याय कैसा हुआ। जी आदानी। आपके साथ अन्याय हुआ, ऐसा संविधान बनाकर जिसका 80% हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आया। बिल्कुल आपके सही है। साथ अन्याय हुआ है क्योंकि जो 20% हिस्सा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आपको दिया, फंडामेंटल राइट, स्टेट पॉलिसी ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल वगैरह, जी उसका इन्होंने पालन नहीं किया। जी आदानी। पर इन दुष्टों ने 55 कानून देश के संविधान के विरुद्ध बनाए हैं अपनी जी वोट आदानी। पॉलिटिक्स के लिए। जी आदानी। इन्होंने जो है वक्फ बोर्ड जैसा घटिया कानून बनाया है, इन्होंने वर्शिप बिल्कुल सही। प्लेसेस जैसा एक्ट घटिया कानून बनाया है। जी आदानी। इतने समय पर तक जो जी है आरएसएस को और भाजपा को मौका मिलने के बाद जी अब जो है ये छठवां मौका है। जी पहले अटल बिहारी वाजपेयी को 13 दिन का मौका मिला था, जी फिर 13 महीने का मौका मिला, जी फिर पूरा एक टेन्योर मिला और अभी जी मोदी जी को 3 टेन्योर मिल गए हैं। जी हम तो कह रहे हैं कम से कम आप 55 कानून को निरस्त कर दोगे तो जी सभी, भारत के संविधान क्या कह रहा है कि भारत जी में हर व्यक्ति जी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स, रेस और रिलीजन बराबर है। तो भाई ठीक बात साहब है। बराबर तो कर दो। बिल्कुल, इसमें कानून पैसे से बराबर इसमें कर देते इसमें हैं। पैसे लग रहे हैं क्या? हम्म। नहीं लग रहे हैं। अब हम्म बताइए, आपको वक्फ बोर्ड एक्ट को आपने 44 संशोधन के साथ उसको पास किया है। जब वक्फ हम्म बोर्ड संविधान की व्यवस्था के विपरीत है और 10 हम्म करोड़ लोगों ने ये फीडबैक दी कि साहब इसे रिपील किया जाए, तो इसे हम्म, दुष्टतापूर्वक केवल 44 संशोधनों के साथ पास क्यों किया गया है? जी जी। नहीं नहीं, इसका कोई जवाब है? मुझे जो समझ में, जितनी मेरी, क्योंकि आप तो बड़े अधिकारी रहे हैं, मध्य प्रदेश में रहे हैं साहब। हाँ हाँ, मैं मध्य प्रदेश में रहा। हाँ, तो बड़े अधिकारी रहे हैं और ऐसे दायित्व में रहे हैं जहाँ से आपने सब कुछ, सत्ता को बहुत नज़दीकी से देखा है और व्यवस्थाओं को बहुत नज़दीकी से पालन भी करवाया है। तो मेरा तो इतना ही आग्रह है कि जो मेरी बुद्धि है, समझ है, उसके मुताबिक मैं यही समझ पा रहा हूँ कि जो अभी वर्तमान की परिस्थितियों में जितना वो कर सकते थे, उनने वो करने का अपना प्रयास किया ही ये होगा, ऐसा ये मेरा मानना है। ये शुद्ध झूठ है। जी ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा और चुनाव आयोग ने भी कहा कि इस देश में चपरासी बनने के लिए सचरित्र होना जरूरी है। हम्म तो फिर कानून में संशोधन करके कि जिनके विरुद्ध आपराधिक रिकॉर्ड होगा उन्हें टिकट नहीं मिलेगा, उन्हें चुनाव लड़ने की पात्रता नहीं होगी, इसके लिए पैसे लग रहे थे क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी के जेब के? हम्म। आपको मालूम है 2024 में जी। जो जो पार्लियामेंट गठित हुई है उसमें 46% सांसद अपराधी हैं, 46%। है ना, है ना, है ना, है ना। तो ये पार्लियामेंट सांसदों का है, कानून के निर्माताओं का है या अपराधियों का है? बिल्कुल। आपको मालूम है इनमें से 170 सांसद जघन्य अपराध के अपराधी हैं। है ना, है हत्या, ना, है ना, है हत्या, ना। डकैती, लूट, किडनैपिंग, बलात्कार। ये बलात्कारी हमारे सांसद क्यों हैं? बिल्कुल। इनमें से 27 सांसद तो ऐसे हैं जिन्हें कोर्ट से सजा मिल गई है। इन दुष्ट राजनेताओं ने अपील का आधार बनाते हुए उन्हें हमारे संसद में बिठा दिया है। ये दुष्ट राजनेता आपको अच्छा भारत कभी नहीं देंगे। इस बिल्कुल। भ्रम से बाहर निकलिए कि जो कर सकते थे वो, इसमें कौन रोक रहा है? तो मैं तो
क्या नाम बताया था आपने अपना? मेरा नाम अनुपम है, अनुपम गुप्ता। तो अनुपम गुप्ता जी, जी आदरणीय। आज पहले मैं आपको एक सेकंड, मैं जो है आपसे आप बात ये कर लीजिए, कोई बात नहीं, आप व्यस्त होंगे तो बात कर लीजिए। जस्ट मिनट, मैं जस्ट खत्म कर रहा हूँ इस बात को। जी मैं जी जस्ट खत्म कर रहा हूँ। मैं एक बहुत छोटी सी बात आपसे कह रहा हूँ जी। कि यदि आप अच्छे भारत का संकल्प ले सकते हैं हम्म। तो उसे ले लीजिए, बिल्कुल। और उसे यदि प्रति सप्ताह आप दोहरा सकते हैं तो मेरा आपसे कहना ये है कि गीता का प्रिंसिपल मानिए। गीता का जी प्रिंसिपल क्या है? कर्म जी किए जा, फल की चिंता मत कर रहे इंसान। तो जी हमारा जो वीडियो आपको अच्छा लग रहा है वो आप डाउनलोड करके रखो, लोगों के जहां जिस काम से जाते हो पहले उस काम को करो, राइट? जो आपको संगठन ने जिम्मेवारियां दी हैं, जो कुछ भी दिया है, पहले उसका जी पालन करो, ठीक है ना? जी जी और उसके बाद जो है फिर कहो कि भाई ये जो है डीजी साहब का एक वीडियो है, हम साथ में बैठ के सुनते हैं, राइट? जी आजकल जी बहुत सस्ते में वाईफाई से बहुत छोटे-छोटे डिवाइस आते हैं, जिससे आपकी आवाज मैग्नीफाई हो जाती है। जी तो उसके अपने मोबाइल फ़ोन पे उसे यदि उसको अटैच करके यदि आप रखेंगे तो आपको धीमी आवाज में भी वो बात सुन पाएँगे, ठीक है ना? जी जी। फिर इसके बाद कहो भैया ऐसा अच्छा भारत चाहिए, केवल संकल्प लेने से काम चल रहा है। तो अच्छे भारत का संकल्प ले लीजिए। सही है। और उस संकल्प को का वीडियो बना के यदि आप हमें भेजेंगे तो हम क्राइम फ्री भारत पे उसे पब्लिश करेंगे, और वो जी अपना ही वीडियो अपने लोगों को भेजें जी और कहें भैया मैंने तो संकल्प ले लिया, आप भी ले लीजिए। इसमें सत्ता का ताज भी मिलेगा, महापरिवर्तित भारत भी मिलेगा, ये 55 कानून है ये भी रद्द हो जाएंगे। भारत के सभी 144 करोड़ लोगों को उनको रोजगार का मौलिक अधिकार मिलेगा, उन्हें उन्हें जो है ना शिक्षा का, वो भी लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नहीं होगी, उनके पोटेंशियल की रियलाइज करने वाली शिक्षा होगी, उसका मौलिक अधिकार मिलेगा। जी आपको जो है भोजन का मौलिक अधिकार मिलेगा, स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार मिलेगा, जिसमें 144 करोड़ व्यक्तियों को डेडिकेटेड हेल्थ वॉलंटियर मिलेगा, जी जी जिनको जो है एनुअल मेडिकल चेकअप होगा, वो बीमार हो चाहे ना हो, स्वस्थ रहते हुए भी एनुअल मेडिकल चेकअप होगा। जी वो जो है सभी पैथियों के डॉक्टर्स जो है ना उनकी सेवा में अवेलेबल होंगे, उन्हें किसी का अपॉइंटमेंट नहीं लेना होगा। जी और ये व्यवस्था उसको भी मिलेगी जिसके खीसे में 1 पैसा नहीं है, और भारत सरकार के खजाने से 1 पैसे का उपयोग नहीं होगा। जी आप बात समझ रहे हैं? जी जी तो भारत सरकार के खजाने से बिना 1 पैसे का वो लिए ये सब मिल जाएगा, और साथ में जो है खुशहाली और समृद्धि का मौलिक अधिकार मिलेगा। आपकी प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाएगी, पुलिस और न्याय व्यवस्था बदल जाएगी। अधिकतम 45 दिन में अपराध करने वाला जेल में सड़ेगा। ऐसा अच्छा भारत चाहिए क्या? वैसे हम एक छोटा सा प्रश्न कर सकते हैं क्या आपसे? हाँ, ज़रूर करिए। मेरा ऐसा एक आपके अभी हिसाब से वर्तमान परिदृश्य में क्या परिकल्पना समझ में आ रही है कि ये कैसे ठीक हो सकता है? ये सारी जितनी भी बातें ये आपने बताई, क्योंकि जितनी भी बातें आपने कही, ये बातें आवश्यक हैं और होना ही चाहिए। लेकिन कैसे संभव है, ये थोड़ा-सा हमें ये एक। ये इसके लिए मैं एक रामायण की चौपाई का सहारा लूँगा। जी, रामायण की चौपाई है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर जन उतरे पारा। ये सुनी है चौपाई आपने? जी आदान। तो इस कलयुग में ये अच्छे भारत का संकल्प मात्र जो है ही ये राम का नया नाम है। हुँ, यदि इसको ले लेंगे तो हम चंद दिनों में अपने लोगों को 100 करोड़ लोगों को जोड़ पाएंगे। हुँ, ये जो आज के राजनेता हैं, किसी भी राजनीतिक पार्टी का एक भी राजनेता नहीं जीतेगा। हुँ, और सरपंच से लेके, पार्षद से लेके, मेयर से लेके, जिला पंचायत अध्यक्ष से लेके, विधायक, राज्य सरकार के मंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, और देश स्तर की मेरिट लिस्ट पे आने पर हुँ, सांसद, केंद्रीय सरकार के मंत्री, उप हाँ, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री भी आप हुँ, बनेंगे, वो भी पारदर्शी तरीके से, वो भी मेरिट के आधार पर, वो भी अपने लोगों को जोड़ने के आधार पर। जी, जी, और यदि कोई नहीं जुड़ रहा है तो उसमें परेशान नहीं होना है, क्योंकि जो आपके कहने पे नहीं जुड़ेगा, वो हो सकता है किसी दूसरे के कहने पे जुड़ जाए। बिल्कुल,
बात समझ रहे हैं ना? तो आप क्यों चिंता पाल रहे हो? आप अपना काम करो, जुड़ा तो अच्छी बात है, नहीं जुड़ा तो नहीं जुड़ा। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपना काम को सेकेंडरी करो। आप अपने काम से जहां भी जा रहे हैं, पहले पूरी निष्ठा से वो काम करो। चाहे वो आरएसएस का हो या निजी हो या सामाजिक हो या धार्मिक हो। उस काम को करने के बाद आपको अच्छे भारत का संकल्प लेने के पहले हमारा वो वीडियो सुनना है, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, ये भी रिकॉर्ड हो रही है। ये भी क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर अपलोड होगी। जी। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि अपना ही वीडियो लोगों को शेयर करो कि हमारी डीजीपी साहब से ये बात हुई है, भैया मैंने तो संकल्प ले लिया है कि अब मैं जहां भी जाऊंगा पहले अपना काम श्रद्धा पूर्वक करूंगा और उसके बाद उनका एक वीडियो तेज आवाज में सबसे के साथ बैठ के सुनूंगा और लोगों से पूछूंगा, भैया अच्छे भारत का संकल्प लोगे क्या? और उस वीडियो को मैं रिकॉर्ड करूंगा और टेलीग्राम ऐप पर या नया ऐप आ गया है अराटाई ऐप जो कि भारतीय है, उस ऐप से आप लोग जुड़िए और जो है वहां पर मुझे वो वीडियो भेज देंगे तो हम उसे क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देंगे, राइट? उससे क्या होगा कि उसका असर पड़ेगा। अभी क्या होता है, हम दूसरों को भाषण देते खुद करते नहीं हैं, तो उन्हें लगेगा कि हाँ इसने तो शपथ ली है, तो मैं भी लेने में क्या दिक्कत है? अच्छा, हम ये कह रहे हैं कि आप जैसे भी हैं बने रहिए। मुझे अपराधियों से दिक्कत नहीं, दुर्जनों से दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं उनका इकोसिस्टम बदल दूंगा। इस देश में कोई दुर्जन रहेगा ही नहीं। और कुछ लोग बाग ये कहते हैं कि साहब चलो जो है ना, कुछ लोग तो उनके स्वभाव में दुर्जन हो गए हैं, वो उनका स्वभाव ऐसा हो गया है। हमने कहा कि नहीं, ये 45 दिन में ऐसे दुर्जन लोग जो है ना जेल में चले जाएंगे, तो जो उनका स्वभाव बन गया है वो स्वभाव बदल जाएगा, नहीं तो जेल में सड़ेंगे। तो क्या आपको आपकी बात का जवाब मिला? मतलब इस परिस्थितियों में केवल कुछ नहीं करना है, जहां जा रहे हैं पहले निष्ठा से अपना काम करना है। चाहे वो आरएसएस का हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, जो भी काम कर रहे हैं आप। और उसे निष्ठापूर्वक करने के बाद फिर हमें अच्छे भारत के संकल्प का वीडियो मैथिली शरण गुप्त का डाउनलोड करके रखना है, उसे साथ में बैठ के सुनना है। आप चाहें तो जो हमारी वार्तालाप हो रही है, ये भी जो है ना 10 या 15 मिनट में अपलोड हो जाएगी, तो इसे जो है ना आप अपने लोगों से शेयर कर लीजिए। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, क्या को दिक्कत है। और फिर उनसे कहिए अच्छे भारत का संकल्प लो, उसका वीडियो बनाओ और उसको जो है मेरे पास भेज दो, मैं उसे अपलोड कर दूंगा और उसको जो है ना आप उन्हीं के लोगों से शेयर कर लो कि भैया ये आपका वीडियो है, इसे अपने लोगों से शेयर करो। बिल्कुल। हमारा एक छोटा सा इसमें सुझाव हमें ऐसा समझ में आ रहा था भाई साहब। बताइए। जो मैं मतलब मुझे लग रहा है कि आप चूंकि इतने बड़े दायित्व में रहे हैं, आपके जीवन के 40 साल के 50 साल के जो अनुभव है सत्ता के केंद्र में रहने के बाद जी, तो मेरा ऐसा एक ध्यान में आ रहा है कि हम आप जो जहाँ पर हैं अपने अपने स्तर से काम तो करें ही जैसा आपने कहा, लेकिन उसके साथ साथ हमारा ऐसा एक सुझाव था कि इसमें अगर अपन लोग अपनी जो हमारे दिमाग में आ रही है कि इस चीज़ को हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ हम परिष्कृत कर सकते हैं, तो इस परिष्कृत करने की बात को इतने अभी सरकार के पोर्टल हैं उन पर अगर हम भेजें तो उससे कुछ व्यवस्था सुधरे, ऐसा कुछ अपने को समझ में आ रहा है क्या? ये मुझे बहुत जोर से समझ में आ रहा है और 2017 में इसी समझ के आधार पर सिटिंग डीजी ने जो है ना मैथिली शरण गुप्त ने भारत सरकार को एक 5 सर्टेनिटी के साथ अपराध एवं भ्रष्टाचार मुक्त भारत संभव है ये प्रस्ताव भेजा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और 2017 से 2019 में सभी स्टेट में इसे भेजा गया, इसका परीक्षण हुआ, पीयर ग्रुप रिव्यू हुआ और इसके बाद इसे नेशनल पुलिस मिशन फॉर क्राइम फ्री भारत बना दिया गया। अच्छा। 2019 में और 2019 से आज तक मैं ही इसका चीफ नोडल ऑफिसर हूं। जी जी। फिर मैंने 30 सितंबर 2020 को एक कानून का ड्राफ्ट दिया कि ये बातें जो है ना जवानी जमा खर्च पर नहीं छोड़ी जा सकती हैं, इसके लिए एक हमें कानून बनाना होगा। उसका ड्राफ्ट हमने भारत सरकार को 30 सितंबर 2020 को भेजा। अच्छा जी। यदि सरकार चाहती तो उसमें जो सुझाव दिए गए थे, जो अभी नए 3 कानून बनाए, उसकी आत्मा उसमें डाल सकती थी। बिल्कुल। वो चाहती तो मुझे इन्वॉल्व कर सकती थी, मैं तो उसका डीजी था। लेकिन ऐसा नहीं किया,
क्योंकि इन दुष्टों की तो रणनीति है कि आपके ऊपर अपराधियों को थोपकर आपको भय में रखकर अपने आप को सत्ता में काबिज करना है। देखिए, मैं हो। एक दूसरा उदाहरण आपको देता हूँ। जी। यहाँ माननीय नरेंद्र मोदी जी 2-3 साल पहले आए थे भोपाल में, जी। और उन्होंने भोपाल में कहा कि अजीत पवार जो है उसने ये घपले किए हुए हैं, अब समय आ गया है कि चक्की पिसिंग 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 करेंगे वो। मतलब उनकी भाषा को मैं दोहरा रहा हूँ, अपनी भाषा नहीं है जी। मेरी। जी। ये जी। जी। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की वो भाषा है जो उन्होंने भोपाल में कही थी। जी। उसके 3 दिन के अंदर इन्होंने उसी अजीत पवार को महाराष्ट्र का उप उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बना बना दिया। दिया था। तो ये तो दुष्ट लोग हैं, हम्म। इनको महामंडित किया गया है। ये हम्म। अंदर से अच्छे लोग नहीं हैं। सही बात है, और अच्छे लोग सामने नहीं आ हम पाते हैं। तो ये देखिए, ये बताइए ना आप, आज जो हम्म। है आरएसएस की बात मान नहीं रहे हैं। इन्होंने हम्म। तो नड्डा जी से ये भी कहला दिया कि अब हम समर्थ हो गए, हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। हम्म। ये भी कह दिया उन्होंने तो। हम्म। तो भैया आरएसएस को, भाजपा को जो है ना जो करना हो करने दें। आरएसएस हम्म। वालों को अच्छे भारत का संकल्प लेने में कोई दिक्कत होना चाहिए क्या? नहीं, वो तो कर ही रहे हैं, अपना जो काम कर सकते हैं वो नहीं कर नहीं रहे हैं। नहीं, जो हमने क्या कहा, जो आप कर रहे हैं उसी श्रद्धा से करो, कहा कि नहीं कहा? बिल्कुल यही कहा बिल्कुल ना मैंने, क्या और कुछ कहा? बिल्कुल। नहीं नहीं, यही क्या। यही कहा। और फिर मैंने कहा कि उस काम को करने के बाद आप एक अच्छे भारत का संकल्प लेंगे, और वो भी मेरा एक वीडियो सुनने के बाद। ठीक बात। यदि लोगों को उसमें कोई प्रश्न हो तो उसे भी रिकॉर्ड करके मेरे पास भेज दें। सही और सही। जब अच्छे भारत का संकल्प लें तो वो मुझे भेज दें, तो मैं उसे भी क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा। अच्छा, मैं जब इसमें अपन लोगों। लोग बाग अपने ही वीडियो को दूसरे लोगों से शेयर ठीक कर बात। लें कि ठीक मैंने बात। तो संकल्प ले लिया, आप ले लें। हम 100 दिन में, हम जो है चंद दिनों में 100 करोड़ हो जाएंगे। ठीक बात। किसी भी राजनीतिक पार्टी का एक भी राजनेता नहीं जीतेगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी भी नहीं जीतेंगे। ठीक बात। तो हम ये कह रहे थे भाई साहब, हाँ, इसमें अपन जैसे किसी को कोई कहीं दिक्कत है समाज में, तो उनकी भी अपन मदद करते होंगे। इसमें तो बहुत प्यारी व्यवस्था है, लेकिन वो जैसे आप व्यवस्था व्यक्तिगत नहीं। जिसमें आप। जी देखिए, मैं जी। आपको समझाता हूँ। जी आदरणीय। इसमें बहुत प्यारी व्यवस्था है गुप्ता जी, लेकिन वो व्यक्तिगत व्यवस्था नहीं है। अच्छा। मतलब वो जो है एक व्यवस्थागत व्यवस्था है। तो ये अच्छा। व्यवस्थागत व्यवस्था क्या है कि आप क्राइम फ्री भारत मिशन से 100 लोगों को यदि जोड़कर राष्ट्रीय अधिकारी बन जाते हैं, तो आप क्राइम फ्री भारत का एक कार्यालय खोल सकते हैं, राइट? उस कार्यालय में पोर्टल से लेके हर चीज की व्यवस्था की गई है। आप अपने भी मदद कर सकते हैं, और जो लोग आपके पास आए उनको भी अपलोड करना है, राइट? उसी में पोर्टल पे। और हम्म। आपको किसी के पास नहीं जाना है, सरकार हिल जाएंगी, आर्टिकल 356 में गिर जाएंगी, यदि वो आपकी बात नहीं सुनेंगी तो। क्योंकि हम्म। यहाँ पर कमजोर व्यक्ति की सुनवाई नहीं है, हमें हम्म। थ्रेटन करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे साहब कैसे होगा? तो क्या मैं आपको समझाऊं वो बात? बताइए ना भाई साहब। आप एक बार बात पूछना चाह रहे थे, बीच में हम थोड़ा सा भाई साहब जी इंटरप्ट कर रहे थे, थोड़ा सा क्षमा चाहते। जी। ये आपको भाई साहब कौन से सन में रिटायर्ड हो गए थे? मैं 30 सितंबर 2020 में रिटायर हुआ था, और उस जी। रिटायरमेंट होने के पहले वो कानून का ड्राफ्ट भेजा था। बहुत सुंदर, आपने ड्राफ्ट बहुत मतलब वो अच्छा वो भेजा था, ड्राफ्ट लेकिन में मतलब आपको जी। प्राइवेसी का एक मौलिक अधिकार भी दिया गया है, जी आदरणीय। और उसमें हर व्यक्ति की 360 डिग्री इंफॉर्मेशन लेने का वो अधिकार है। तो राइट टू प्राइवेसी और राइट टू नॉलेज में फर्क है। जी। तो व्यवस्था को, आप हर 144 करोड़ लोगों के बारे में सब कुछ मालूम होगा, जी। लेकिन उसको कोई नेगेटिवली यूज नहीं कर पाएगा, किसी से शेयर नहीं कर पाएगा। केवल जब जी। आप अपराध करेंगे तो उसे हम्म। बतौर साक्ष्य यूज किया जाए। हम्म। तो एक अद्भुत वो है। आपके जी। इस प्रश्न का जवाब मिल गया है क्या? जी आदरणीय। अब मैं आपको क्या वो व्यवस्था समझाऊं जिससे, जो आपने कहा कि समाज के लोगों को, हम समाज की बात अकेली नहीं करते हैं, हम जी। अकेली बनियों की बात नहीं करते हैं, राइट? जी। जी। हालांकि बनिया सबसे ज्यादा जो है दुखी प्राणी हैं, जी। क्योंकि उनका हर कोई दोहन कर रहा है। जी। उन्हें जो है एक दूध देती गाय माना जाता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। आप जो है किसी काम से अपनी रिपोर्ट करने जाएंगे, तो आप यदि धन चढ़ाएंगे तो शायद हो सकता है थोड़ी बहुत सुनवाई हो जाए। यदि हम्म। आप धन नहीं चढ़ाएंगे तो आपके अपेनेंट को बुलाकर आपके विरुद्ध फर्जी मुकदमा कायम करके आपको ही जेल में ठूस दिया जाएगा। हो तो यही है, तो आप साहब उस व्यवस्था में रहे हैं तो आपको पता सब है ही है।
मैं वही कह रहा। जी। तो अब बनिया क्या कर रहा है कि अपना छोटा सा काम निकाल के भागना चाहता है। मतलब उसे व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। एक कहानी सुनाता हूं मैं यहाँ पे आपको। जी। एक राजा था, वो बहुत अच्छा राजा था। तो उसे लगा कि हमारी जनता तो बहुत भोली है, मैं तो अच्छा हूं, लेकिन कोई यदि दुष्ट राजा आ जाएगा तो इनका क्या हाल होगा। मतलब उस राजा ने ये महसूस किया। फिर उसने मनन किया कि हमें क्या करना चाहिए। तो उसने कहा कुछ ऐसा उल-जलूल काम करते हैं जिससे जनता भड़के और फिर हम जो है ना जनता को जगाकर जो परिवर्तन करना चाहते हैं वो कर देंगे, ठीक है ना। तो उसने एक उल-जलूल निर्णय लिया कि जो भी हमारे महल के सामने जो पुलिया है, उस पुलिया को जो भी व्यक्ति क्रॉस करेगा, उसे क्रॉस करने के पहले 5 जूते लगाए जाएंगे। कोई कोई आधार तो नहीं है, एकदम बेकार का निर्णय था कि नहीं था। 1 महीने बाद लोगों ने विद्रोह कर दिया और राजा भागदेश हुआ। जैसे ही मंत्री ने बताया कि सब लोगों में बड़ा आक्रोश है और आंदोलन हो रहा है, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बोले सबको जो है ना आप आम सभागृह में ले आइए, मैं उनसे खुद बात करूँगा, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि देखिए कुछ ना कुछ गड़बड़ आपके साथ जरूर हुआ है, तभी आप लोग इतना आंदोलित हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जो भी आपकी समस्या है वो दूर हो जाएगी। समस्या तो उन्होंने ही पैदा की थी, ठीक है ना। लेकिन आप में से कोई एक व्यक्ति जो आपका प्रतिनिधि हो वो हमें ये समझाए कि आप चाहते क्या है। तो जो एक प्रतिनिधि था, वो नेता था, वो उठा। उसने कहा कि हुजूर जो आप 5 जूते लगवा रहे हैं उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। दिक्कत ये है कि आपने जूते लगाने वाले सिर्फ 2 लोग रखे हैं, तो हमें जूता लगवाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है, राइट। तो हुजूर से प्रार्थना है कि जूते लगाने वालों की संख्या बढ़ा दी जाए। अब आज थाना चौकी यही कर रहा है और हम सब लोग क्या कहते हैं, हम सब लोग क्या कहते हैं कि भाई थाना खोल दो, हमारे यहाँ चौकी खोल दो। तो जूते लगाने वालों की संख्या बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। अब हम उस पर अभी कुछ नहीं कह सकते भाई साहब। आप जहाँ हैं, जिस व्यवस्था में है रहे हैं, आप सारा कुछ आपको अधिकार है कहने का। हमारा तो एक ही मतलब एक अनुरोध है कि हम सभी प्रसन्न रहें, सभी निरोगी रहें और सभी दीर्घायु हो, ऐसी भोलेनाथ से हम प्रार्थना करते हैं। जो आप कह रहे हो, मैं आपको एज ए मौलिक अधिकार आपको देने के लिए तैयार हूँ और सत्ता का ताज भी आपको देने के लिए तैयार हूँ। और पहले मुझे आपकी वो बात का जवाब देना है कि क्या समाज की कुछ समस्याओं को आप सॉल्व कर सकते हैं, क्या लोगों के आंसू पोंछ सकते हैं। तो इसका जवाब हाँ है और इसका जवाब बहुत व्यवस्थागत है। वो व्यवस्थागत बात हम आपको समझाना चाहें। जी समझाऊं? जी बताइए ना। ओके। तो इसमें क्राइम फ्री भारत मिशन से जोड़ने पर यदि आप 10 लोगों को जोड़ते हैं तो ये ऐप आपको डिस्ट्रिक्ट अधिकारी बनाता है, राइट। यदि आप 50 लोगों को जोड़ लेते हैं तो राज्य अधिकारी और 100 लोगों को जोड़ते हैं तो राष्ट्रीय अधिकारी बनाता है। राष्ट्रीय अधिकारी को हमने ये अधिकार दिया है कि वो अपने ही घर के एक कमरे को क्राइम फ्री भारत का कार्यालय खोल देगा, घोषित करेगा और एक उसका साइन बोर्ड लगाएगा। हम अधिकार पत्र जारी करेंगे कि वो उस कार्यालय का प्रमुख है और मेरी तरफ से वो अधिकृत हस्ताक्षर करता है, राइट। अब वो सभी से आवेदन ले सकता है, पुलिस विभाग के भी और अन्य विभागों के भी। अब हमने अपने इस अनुभव का और वर्तमान कानून से वो नुस्खे निकाल लिए हैं कि मैं हर व्यक्ति के आंसू पोंछ सकता हूं और केवल आंसू ही नहीं पोंछ सकता हूं, बल्कि यदि सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो सरकार गिर जाएगी। क्योंकि देखिए समर्थ को ना दोष गुसाई और निर्बल को कोई सुनता नहीं। तो यदि आप निर्बल स्थिति में होंगे, चाहे आप देश हो या व्यक्ति, आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। तो हमने इतनी प्यारी व्यवस्था निकाली है, तो हमने अपने ज्ञान का यूज किया कि एक सेक्शन 39 सीआरपीसी में हुआ करता था, अब नए कानून में उस सेक्शन का नाम चेंज करके 33 हो गया है। तो भारत न्याय संहिता का एक सेक्शन है, सेक्शन 33, जो हर भारतीय के ऊपर एक जिम्मेवारी सौंपता है कि यदि उसके संज्ञान में कहीं से कोई संज्ञेय अपराध आता है तो ये उसकी वैधानिक जिम्मेवारी है
कि वो उसे पुलिस को और मजिस्ट्रेट को सूचित करेगा। हम्म, यदि वो सूचित नहीं करता है तो हम्म, उसे जेल भेजा जा सकता है, हम्म, मतलब वो अपराध है, राइट? हम्म, हम्म, और बाकी सब कानून में क्या प्रावधान है कि पुलिस को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ये सिद्ध करना पड़ता है कि ये अपराध अनुपम गुप्ता जी ने किया है, ठीक है ना? हम्म, हम्म, इस सेक्शन 33 भारत न्याय संहिता में उल्टा प्रावधान है। हम्म, इसमें अनुपम गुप्ता जी को ये कहना पड़ेगा कि मैं दोषी नहीं हूं, मेरे संज्ञान में तो आ गया था लेकिन इन कारणों के कारण मैं नहीं कह पाया। यदि हम्म, अनुपम गुप्ता अपने आप को इनोसेंट साबित नहीं कर पाएंगे तो मैथिली शरण गुप्त को कुछ सिद्ध नहीं करना है, आप जेल चले जाएंगे। हम्म, तो आप कहेंगे कि साहब ये तो बड़ी बेकार का कानून है और आप इसको कर, ये इसको हमने एज ए शक्ति यूज किया है। हम्म, तो हम क्या कह रहे हैं कि आप हमारे पास लेके आइए, जो भी समस्या है पुलिस नहीं सुन रही है, राइट? हम हम्म, उसको अपने पोर्टल पे अपलोड करेंगे और हमारे क्राइम फ्री भारत मिशन जिसमें हमारा फोटो भी लगा होगा, वो सब, यदि ये नहीं सुनोगे तो हम आगे क्या करेंगे वो सब भी लिखा हुआ है उसमें। अब हम तो व्यवस्था के तहत चल रहे हैं ना, बिल्कुल 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 तो बिल्कुल। उस व्यवस्था में यदि तुम थानेदार नहीं सुनोगे तो आगे क्या होने वाला, आगे क्या होना है अभी सुन लो, नहीं तो मर जाओगे तुम, ठीक है ना? हम्म, तो 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 जो है, जी। तो मैं आपको बहुत छोटी सी बात ये समझाना चाहता हूँ। नहीं, ध्यान में आ गया विषय आपने जो कहा। हाँ, जी। तो जो है इसके माध्यम से वन जो 70 अभी जो नई सेक्शन आ गई है 173, जो पहले 154 सीआरपीसी होती थी उसको अब 173 कहते हैं, राइट? हम्म, तो 173 में वन में जो है ना थानेदार की जिम्मेवारी है कि वो संज्ञेय अपराध की बात सुने, हम्म, राइट? यदि वो संज्ञेय अपराध की बात नहीं सुनता है हम्म, तो हम 173(4) में एसपी के पास जा सकते हैं। हम्म, और उसमें एसपी को अद्भुत पावर दिए गए हैं कि एसपी यदि चाहे तो इसे उस थानेदार के अलावा किसी भी अन्य अधीनस्थ को दे सकता है, और जिस हम्म, भी अधीनस्थ को वो जांच देगा उसे इस प्रकरण में थाना प्रभारी के समस्त अधिकार प्राप्त हो जाए। मतलब वो अपने सिग्नेचर से एफआईआर कर पाएगा, अपने सिग्नेचर से चालान पेश कर पाएगा, उसे वर्तमान थानेदार जो वहां बैठा हुआ है उसकी जरूरत नहीं है। कितना पावरफुल है, हम्म, राइट? तो पहले जो है ना हमारा पोर्टल 3 तरीके से ये बात थानेदार को पहुंचाएगा। हमारा कोई भी बता। व्यक्ति किसी व्यक्ति विशेष के पास नहीं जा रहा है, हम आपके साथ हम्म, थानेदार नहीं जाएंगे, थाने नहीं जाएंगे हम्म, और आपको भी नहीं जाने देंगे। हम्म, आप जो अकेले चले गए वो आपकी मर्जी थी, हम्म, राइट? हम आपके साथ नहीं जाएंगे और ना ही हम जाएंगे, ठीक है ना? हाँ, आपको जाने के लिए कहेंगे ना, हम जाएंगे। कितनी बात समझ में आ गई क्या? जी जी जी। राइट। अब जो है अज्यूम करिए कि आज का तो थानेदार आपकी बात सुनेगा नहीं, वो डीजी मैथिली शरण गुप्त की फोटो के साथ भी पहुंचा है तो भी तो उसका अहंकार तो ऊपर है कि अब तो डीजी बिल्कुल साहब रिटायर हो गए हैं, अब इनसे रिटायर्ड क्या हो गए। करना, राइट? लेकिन उनको ये नहीं पता कि साहब पुराने चावल है, सब अनुभव है। तो उसमें जो है क्योंकि सभी कानून के व्यवस्थाओं से 173 आगे निकल के गए हैं। कानून के 173(4) भारतीय न्याय संहिता में ये प्रावधान दिया गया है जी कि आप जो है यदि थानेदार नहीं सुनता है तो एसपी के पास जा सकते हैं और एसपी किसी भी अधीनस्थ को जांच देगा, वो थाना प्रभारी बन जाएगा। जी जी इस केस में मतलब थाने का थानेदार नहीं बदलेगा, लेकिन जी इस केस में जिस व्यक्ति को भी जांच देंगे चाहे हवलदार भी क्यों ना हो, वो इस केस का थानेदार होगा, जी जी एसएचओ होगा, ठीक है? जी। अब हमने ये एसपी को भेजा, तो एसपी को भेजने के भी 3-4 तरीके होंगे। एक तो पोर्टल के एपीआई के माध्यम से सीधे पहुंच सकेगा तो बहुत अच्छी बात है। यदि एपीआई की एक्सेस नहीं दी तो ईमेल से भेजेंगे। ईमेल भी हो सकता है वो ब्लॉक कर दें कि बोले साहब ये तो जो है ना ये आपत्ति का जो है ना ये पिटारा है, इसमें तो हम फंस जाएंगे, तो वो आपकी ईमेल को ब्लॉक कर देगा, राइट? तो एक प्रिंट आउट के फॉर्म में भी जाएगा, उसको उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। ये सिर्फ हमें अपने पास हर चीज का रिकॉर्ड रखना है, बस यही काम करना है, ठीक है ना? अब अज्यूम करिए कि एसपी आपकी बात नहीं सुनता है, क्यों? क्योंकि वो तो राजनेताओं का चरण सेवक है और ये सब जो काम हो रहा है वो राजनेताओं के इशारों पे हो रहा है, तो वो आपकी बात सुनेगा नहीं। या तो पैसे के इशारे पे हो रहा है तो पैसा बलवान है, या राजनेताओं के इशारे पे हो रहा है तो राजनेता बलवान है, उसी की मेहरबानी से ये बैठे हैं उस पद पे। तो इसमें जो है एक सीआरपीसी में धारा है 156(3),
जिसमें कोर्ट को ये अधिकार है कि यदि पुलिस नहीं सुनती है तो वो जो है ना एफआईआर दर्ज करा सकता है, और यदि कोर्ट के कहने पर एफआईआर दर्ज हुई है तो कोर्ट को सुपरविजन का पावर भी मिल जाता है। अब जो है ना, जो 33 भारत न्याय संहिता में आपने ध्यान दिया होगा, उसने हमारे ऊपर 2 जिम्मेवारी सौंपी है, पुलिस को भी बताने का और कोर्ट को भी बताने का। तो अब हम कोर्ट के पास जा रहे हैं कि भैया हम पुलिस के पास तो गए थे, उसने तो कुछ किया नहीं है, लिहाजा आपकी भी जिम्मेवारी है, 156(3) में भी है और 39 में आपको सूचित करने की हमारी जिम्मेवारी है। तो 33 भारतीय न्याय संहिता के तहत हम आपके पास आए हैं, कृपया आप पुलिस को डायरेक्ट करो और एफआईआर दर्ज कराओ और फॉलो अप करो, राइट? अब अज्यूम करिए कि 156 सीआरपीसी में हमारी आ गया भाई साहब विषय। बात समझ में आ गई आपको? जी जी, ध्यान में आ गया विषय। हाँ। और जैसे भी आगे होता है थोड़ा सा तो मैं ये कह रहा हूँ, इसमें आगे प्रशासनिक अकाउंटेबिलिटी है, लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी है। यदि सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो सरकार गिर जाएगी। ठीक बात, ठीक। तो ये बहुत पक्की व्यवस्था है। लेकिन यदि आप चाहोगे कि मैथिली शरण गुप्त एसपी को फोन कर दें तो मैथिली शरण गुप्त एसपी को फोन नहीं करेंगे। ठीक बात, राइट? और ठीक है। आप जो है यदि दुखी हैं तो भैया आप सामाजिक कार्य कर रहे हैं, 100 लोगों को जोड़कर खुद कार्यालय खोल लो, क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं। तो आपको आज व्यवस्थागत फायदा मिल गया कि नहीं मिल गया? बिल्कुल। आपको अपनी बात का जवाब मिल गया क्या? जी जी जी, जवाब मिल गया। और आज मैं क्या बात करके आज मेरा जन्मदिन भी है तो अरे वाह 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 वाह। तो ये तो बहुत बड़ी बात बताई आपने। आपको भगवान भोलेनाथ से हम पुनः प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपको खूब दीर्घायु करें, स्वस्थ रखें। और आज आपका जन्मोत्सव है तो खूब बढ़िया, बड़े तालाब से भी, वहाँ से भी अच्छी हवा आए, आपके जीवन को प्रकाशित करे। मैं आपसे जन्मदिन का कोई भेंट वेंट मांग लूं क्या? जी भाई साहब, मैंने जन्मदिन की कोई गिफ्ट मांग लूं आपसे? जी बताइए। आप क्या अपने काम को निष्ठापूर्वक करके छठ के स्वरूप जो है एक वीडियो को सुनकर अच्छे भारत का संकल्प का वीडियो बनाकर हमें भेजने का क्या भेंट देंगे? हम भाई साहब करने का प्रयास करते हैं। हाँ, और उसको जो है ना आप भेजेंगे तो हम उसमें वो अपलोड कर देंगे और उसको जो है वो संबंधित को कहो कि वो अपने लोगों से शेयर करे। और निष्पक्ष रूप से काम करना है, गीता के भाव से काम करना है। कोई जुड़ता है, नहीं जुड़ता है, क्या होता है, इस पे ध्यान ही नहीं देना है। जी जी, ये बाकी की प्रक्रियाएं अपने आप हो जाएंगी, आप चिंता मत करिए, ये देश बदल जाएगा। और मैथिली शरण गुप्त यदि शक्ति से बात कर रहे हैं तो ये भ्रम मत मानिए कि मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं। ये तो कोई बड़ी शक्ति मैथिली शरण गुप्त को एक माध्यम बना रही है कहने का। जी जी, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा भाई साहब जी, बहुत अच्छा लगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जय भारत।